हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने आपको एनपीओ के बारे में सिंपल बातें बताई थी। एक तो बताया था कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है, दूसरा हमने ये बताया था कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। सर वो तो बहुत छोटी बेसिक बातें थी, अब आगे बताओ। अब मैंने कहा आगे क्या बताऊं, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए। कितना आसान टॉपिक है आज का। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं। और ये टॉपिक इतना आसान है, बस मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। वरना मुझे उन्हें पढ़ाने में शर्म आती कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उसमें कुछ पढ़ाने लायक ही नहीं है। इतना आसान टॉपिक है, बताओ क्या बात है। सर हम आपकी बात नहीं मानते, मैंने कह लो थोड़ी देर में मान लोगे, इसमें क्या हो गया। दिखाओ सर दिखाओ क्या है इसमें। आइए जी, तो लास्ट क्लास में जो हमने आपके साथ बात की थी, अब हम उसके आगे चलेंगे और अब हम आपको ये बताएंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है सर जी, बताइए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाएंगे। ओके, सर क्या ये टॉपिक जो आज का है, पर्टिकुलर आज की बात कर रहा हूं, कि ये आसान है? सर इतना आसान है कहने की बात नहीं है। मतलब आपको पढ़ के लगेगा कि सर हम आपके साथ अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते। चलिए बातें नहीं, काम करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बात समझाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास होते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ सर, आपने बताया था मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, और आपने अच्छा किया था याद दिला दिया था, वरना हम तो क्लास 11 भूल चुके हैं। एक होती है हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लेन देन की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास एक्रूअल। अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम ये फॉलो करते हैं तो वो बनाएंगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और दूसरा वो बनाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा वो बनाएंगी बैलेंस शीट। ऐसा कब होगा? जब वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगी तब होगा। सर अगर वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं तो क्या होगा? अगर वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं तो फिर बेटे वो सीधा सीधा शुरुआत करेंगी ट्रायल बैलेंस से, और फिर ट्रायल बैलेंस के साथ साथ वो दूसरा काम हम अपना करेंगे, हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे तीसरा नंबर पे बैलेंस शीट। यानी कि इन दोनों बातों पे अंतर पड़ जाएगा कि हमारी एनपीओ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम करती है या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर काम करती है। लकीली हमारी बुक्स, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बुक्स सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, और जरूर सीबीएसई ने कहा होगा कि जी आपने कैश बेसिस को ही लेकर के चलना है और बच्चों के साथ ये बातें करनी नहीं है, ये हम कॉलेज में करवा देंगे, वरना कॉलेज में भी तो कुछ पढ़ाना है, सीए में भी तो कुछ पढ़ाना है। तो 12th क्लास के बच्चे को यही पढ़ाया जाता है कि बेटे एनपीओ के केस में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो आपने ये 3 बनानी है। इसका मतलब वो ये बताते ही नहीं कि भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्रूअल फॉलो कर सकती हैं। तो सर फिर आपने हमें बता दिया, हाँ ज्ञान देना तो हमारा काम है, क्योंकि 12th क्लास के बाद भी तो आप आगे कहीं जाएं तो आपको झटका ना लगे, वहां का टीचर ये ना आपसे कहे कि भाई पता नहीं कहां कहां तुम 12वीं क्लास पढ़ लेते हो, वो तुम्हें आधी बातें बताते और आधी नहीं बताते। तो कहना कि सर उन्होंने हमें बताया था, आप चिंता ना करें, आप अपना बताएं आगे। अच्छा, तो सर इसका मतलब हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखना है, बैलेंस शीट बनानी सीखनी है। मैंने कहा
सर इसमें से तो बैलेंस शीट हम पहले से ही क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हमें पहले से ही आती है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर मैं तो भूल गया था। अरे चिंता ना करें, हम इसको याद दिला देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं कि ये 11th में पढ़ लिया था तो छोड़ दो, हम तीनों बातें आपको बताएंगे। ठीक है सर, आप कितने अच्छे हो, मुझे पता है मैं कितना अच्छा हूं, चिंता मत करो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और हम आपको अब वो बताते हैं जो बातें आपकी बुक्स में की गई हैं कि भाई आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, एक तो बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनाना है बैलेंस शीट। ये तीनों की तीनों चीजें ईयर के एंड में एक बार बनती हैं, इसीलिए हम इन्हें फाइनल अकाउंट्स या फिर हम इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये साल के अंत में एक ही बार बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो आज आपके साथ चर्चा करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। और मैं एक काम करता हूं ना, पहले लिख देता हूं, है ना, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। सर आप हमें पीडीएफ दे दो, चुपचाप मेरे साथ लिखोगे, समझ में आया? मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूं अगर ऐसी बातें करोगे तो। मैं ये चाहता हूं कि आप लिखें बेटे, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी और तभी प्रैक्टिकल बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। वरना आप कहोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया था। मैं तो कह रहा हूं मैंने बताया था। लिखिए, हम आपके साथ सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बातें लिखवा देते हैं, बुक में भी हैं, तो हम अगर सिर्फ पढ़ेंगे इससे अच्छा हम साथ में क्यों ना इनको लिखते हुए भी चलें। ठीक है सर, तो हम लिखेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। अब आप ये मत कहना कि सर आपने रेड से लिखा है, मैं रेड पेन कहां से लाऊं, या मुझे पेपर में भी रेड पेन से। अरे भाई मैंने रेड में लिखा कि इसको बात को आपको भी याद रखना है और मुझे भी समझाना है। ठीक है, समझाएंगे बाद में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इट स्टार्ट्स विद opening balance of cash and bank and ends with closing balance of cash and bank। इसका मतलब यह है कि जब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनवाएंगे तो वो हमें बहुत कुछ फिगर दे देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी वो कैश एंड बैंक बैलेंस बन जाएगी। अब वो बैलेंस ओपनिंग भी हो सकता है, क्रेडिट क्लोजिंग भी हो सकता है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होता है, ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे खत्म हो जाता है। ठीक है सर। ऑल रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द debit side and all payments are shown on the credit side। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नाम है, रिसीट्स डेबिट होती हैं, पेमेंट्स क्रेडिट होती हैं। तो मैंने क्या कहा, रिसीट्स को डेबिट कर देना, पेमेंट्स को क्रेडिट कर देना। सर तो आपने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो बहुत आसान होता है। अच्छा, अब सर क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मेट आपको दिमाग में रखने के लिए बता देते हैं कि एक सिंपल फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और जो भी ईयर का हो उस ईयर की हम यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। उसके बाद हम सिंपल सा इसको बीच में से डिवाइड करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि हम आपसे बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस की, और ओपनिंग बैलेंसेस में मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक तो कैश की और एक हमारे पास होता है बैंक। इन दोनों को यहां पर लिखो, टोटल बाहर निकाल दो या सीधा बाहर निकालो, वो आपकी मर्जी। उसके बाद हमने कहा कि जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो आपने यहां पर डेबिट कर देनी है।
एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि रिसीट्स हो सकता है पिछले साल से जुड़ी हुई हो सकता है वो करंट ईयर से जुड़ी हुई हो हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर से जुड़ी हुई हो। ये दोनों मतलब मैं करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं और करंट ईयर में अगर मेरे पास कोई पिछले साल के पैसे मिले हैं तो वो मेरे लिए रिसीट है, डेबिट कर दूंगा। अगले साल के मिले हैं तो भी रिसीट ही तो है, डेबिट कर दूंगा। यानी मैंने ये देखना है कि करंट ईयर के दौरान जो भी पैसा मिला हो, अब वो किस साल का था इससे मतलब नहीं, जो भी मिला हो वो यहां लिख देना है। एक और हम इसमें चीज आपको समझाते हैं, धीरे धीरे समझाएंगे, अभी नहीं। टर्म देख के घबरा मत जाना। हम ये भी नहीं देखेंगे कि वो रिसीट रेवेन्यू नेचर की थी या वो रिसीट कैपिटल नेचर की थी। अच्छा सर हमें तो वैसे ही पता भी नहीं था, लेकिन कई बार बच्चे का पता लग जाए तो हाथ अटक जाता है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। सर ये तो बताओ रिसीट्स होंगी कौन सी? चिंता मत करो, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो याद करने से ज्यादा बेहतर जब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें समझ में आ जाएगी, इसलिए वो हमारी टेंशन की बात नहीं है। सर पेमेंट साइड मैं बताऊंगा या पेमेंट साइड मैं बताऊंगी? मैंने कहा अच्छा तो बताओ। तो सर लिखो पेमेंट साइड पे लिखो पेमेंट्स। अरे और क्या लिखूं? और सर इसके नीचे लिखो चाहे ये पेमेंट लास्ट ईयर की हो, चाहे ये पेमेंट करंट ईयर की हो, चाहे ये पेमेंट आने वाले भविष्य के सालों की हो, कोई भी पेमेंट जो आपने इस साल की है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ओहो, यानी तुम बात समझ गए। सर हम तो ये भी समझ गए कि वो पेमेंट चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, चिंता नहीं करेंगे, उनको हम बाहर डाल देंगे। अब सर ये तो आपकी ड्यूटी बनती है कि कैपिटल क्या है रेवेन्यू क्या है ये आप बताएंगे, हमसे मत पूछना। मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुमने अपनी 11th क्लास की बुक्स को संभाल के रखा है कि फेंक दिया? जिन बच्चों ने भी सोचा है कि हम 12th क्लास के बाद अच्छे कॉलेज में जाएंगे, CACS जैसा कोर्स करेंगे, MBA करेंगे, तो अपनी किताबें संभाल लेना, क्योंकि तब आपको कभी कभी देखने की जरूरत पड़ेगी। अरे सर तब खरीद लेंगे, तब कोई 11th की बुक नहीं खरीदता। समझ में आई मेरी बात? अभी अपने कोई भाई बहन हो उनसे कहना तुम बड़े हो, जरा दिखाओ मुझे, तुम्हारे पास अकाउंट्स की बुक है, वो दिखाएंगे, उसमें चैप्टर होगा NPO, तो आप देखोगे कि कुछ बेसिक बातें जो आपकी बुक में दी होती हैं वो उनको नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, उनके में बस समरी छोटी छोटी बातें होती हैं। तो डिटेल में कभी देखना हो तो ये किताबें आपके काम आएंगी, संभाल के रख लेना। अच्छा सर आपकी बात मान लेते हैं। उसके बाद हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और इसमें आएगा कैश और इसमें आएगा बैंक। लो जी, अब सर ये तो इतना ही आसान होता है, लेकिन आप इसको कुछ कठिन बनाना चाहोगे? मैंने कहा भाई ऐसा होता है बैंक अकाउंट में ना, बैंक बैलेंस कई तरीके के होते हैं, सेविंग्स होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, ओवरड्राफ्ट होते हैं। बोलो तुम कहो तो मैं ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे साथ करता हूं। सर जी नहीं, हमने नहीं कहा, आप जो इमोशनल हो जाते हो। चलो ठीक है। अब ऐसा है, जो ये फॉर्मेट की बात है तो घबराएंगे नहीं। देखिए ये फॉर्मेट ना आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये लंबा चौड़ा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। हाँ सर ये फॉर्मेट हमारे को दिखाई दे रहा है। तो आपने अभी इस फॉर्मेट को चिंता नहीं करना कि हमें इसको रटना है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है जो आपको याद करना हो। मैंने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश और बैंक, फिर ये सारी रिसीट्स हैं। चैप्टर में धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, इनका नाम पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। रिसीट्स के साथ में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ, तो घबराएंगे नहीं, हमने बता दिया इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सभी आते हैं। यहां पर सर क्या है, यहां पर ये मेरी पेमेंट्स हैं, और वो बुक कह रही है कि देखो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट नहीं होता, कभी कभी ना क्रेडिट भी हो सकता है, तो यहां बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो। तो एक बात समझ लें, धरती पे हमेशा होता है एक्सेप्शनल केसेस, इसलिए एक्सेप्शनल की बातों की अभी चिंता मत करें, आ जाएगा, घबराओ नहीं। ओपनिंग बैलेंस लिखें, रिसीट्स लिखें, पेमेंट्स लिखें, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब यहां पर बुक ये करे कि बैलेंसेस ना कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, तो आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, इसके फॉर्मेट की भी चिंता नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन बना दो। सर अरे क्वेश्चन बनाना तो इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए नोट करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में RNP लिख दूं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज
अ रियल अकाउंट। सर 11th क्लास में हम पढ़ते थे अकाउंट्स होते हैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल। कैश जो होता है वो रियल होता है, बैंक जो होता है वो पर्सनल होता है। कई लोगों को पता ही नहीं, वो बैंक को भी रियल बोल देते हैं। कैश अकाउंट रियल होता है, बैंक पर्सनल होता है, और कैश और बैंक दोनों से मिलकर ये जो अकाउंट बनता है ना, ये रियल अकाउंट होता है। यही हमारी अकाउंटिंग है। सर रियल और पर्सनल की समरी बना रहे हो और नाम क्या कह रहे हो, रियल अकाउंट। हाँ 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 चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैश बेसिस या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं, वही बनाती हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो आगे चल के क्या होता है, जो बड़े टीचर्स होते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं कि कोई संस्था एक्रूअल सिस्टम बनाएगी तो उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम कहेंगे हाँ सर हमें पता है, लेकिन हमें 12th क्लास में हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, वहां हमें हमेशा बनाना पड़ता था। बड़े हो जाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे जब क्वेश्चन कहेगा कि नहीं बनाना। नहीं तो मोस्टली 95% संस्थाएं कैश बेसिस फॉलो करती हैं। ठीक है सर। अब इसमें दूसरी बात हमें यह याद रखनी है कि एवरी रिसीट या एवरी रिसिप्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको इस साल में मिली थी, इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड। जो भी आपको रिसीट मिलेगी वो आपने डेबिट साइड पर शो कर देनी है। whether it is related to previous year, मतलब चाहे वो प्रीवियस ईयर से संबंध रखती हो, करंट ईयर से संबंध रखती हो, या फ्यूचर ईयर से संबंध रखती हो, प्लस चाहे वो कैपिटल नेचर की हो और चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। आपने इन दोनों बातों की चिंता किए बिना उसको डेबिट में दिखाना है। एक होमवर्क दूं आपको, क्लास में बैठा हुआ होता तो आपसे पूछता कि बताओ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या होता है, तो आप कहते सर हम आपकी क्लास छोड़ के भाग जाते। कोई बात नहीं, अब शर्माना नहीं चाहिए। अरे गूगल करके ढूंढ लेना, अभी क्यों ढूंढ रहे हो, 11th क्लास की बुक खोल के ढूंढ लेना। मेरे ख्याल से वहां पर चैप्टर नंबर 2 था जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाते हैं। पता कई बार हम कहते हैं यार बच्चा बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेगा नहीं, हम छोड़ देते हैं। बच्चा हमें फोन करके कई बार बताता था कि सर आपने ना ये 2-4 टर्म समझाई नहीं, समझा दो। तो कुछ बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं मार्क्स को लेके, पढ़ाई को लेके, उनको पता है कि जो कैपिटल नेचर होता है उसका मतलब होता है नॉन रिकरिंग नेचर, और जो रेवेन्यू नेचर होता है उसका मतलब होता है रिकरिंग नेचर। अब सर ये टेक्निकल भाषा का जवाब तो आप ही को समझ में आएगा, हाँ तो मैं बता रहा हूं सिंपल भाषा में। आपके पास एक मकान है, हाउस प्रॉपर्टी है, आहा आपने उसे किराए पे दी, आहा मजा आ गया, पैसे आ रहे हैं। सुनो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देते हैं तो अपने पेरेंट्स से जाके पूछना कि क्या किराएदार से आप सिक्योरिटी लेते हो, बिल्कुल ली जाती है। तो हम अपने टेनेंट को बोलते हैं कि आपका किराया है मान लीजिए 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ आपका किराया है, तो आपको सिक्योरिटी के लिए 3 लाख रुपए देने हैं। वो कहता है सिक्योरिटी मैं आपको दे देता हूं, इस सिक्योरिटी का आप क्या करोगे। हमने कहा कि भाई जब तक आप हमारे यहाँ किराएदार हैं हर महीने आपको किराया देना है, जब आप हमारी प्रॉपर्टी खाली करोगे ये सिक्योरिटी का पैसा हम आपको वापस कर देंगे। तो सिक्योरिटी का पैसा जो मैंने लिया, कुछ समय के बाद जब वो मकान खाली करके जाएगा मुझे लौटाना है, लेकिन आज सिक्योरिटी का पैसा मिल रहा है वो भी रिसीट है, और जो किराया मिलेगा वो भी रिसीट है। अब किराया क्योंकि रेकरिंग नेचर की आइटम है, मतलब हर साल आपको किराया मिलता है। आप कहेंगे सर हर मंथ मिलता है, मैंने कहा ठीक है हर मंथ मिलता है, एवरी ईयरली मिलता है, हम तो अकाउंटिंग ईयर बेसिस पर प्रॉफिट निकालते हैं, हर साल हमें वो पैसा मिलता है, तो वो रेवेन्यू नेचर है। और जो मुझे सिक्योरिटी मिली
वो कैपिटल नेचर है, एक बार मिली है बस, उसके बाद जब किराएदार जाएगा तब मैं उसको लौटा दूंगा, तो वो ऐसी जो होती है उनको कैपिटल नेचर बोलते हैं। सिमिलरली कुछ पैसा रिकरिंग नेचर का नहीं होता, जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, तो बिल्डिंग परचेज की तो पेमेंट है लेकिन वो वन टाइम पेमेंट होती है। लेकिन हम बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, वाटर बिल देते हैं, टैक्सेस देते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस देते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर की होती है। तो रिकरिंग और कैपिटल नेचर का अंतर, हालांकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जरूरी नहीं है, लेकिन आगे चल के इसका रोल होगा, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, ये बात तो सर आपने हमें बता दी। और बताइए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे एवरी पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के अंदर में जो भी आपने पेमेंट की, इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। जो हमारी पेमेंट साइड है वो क्रेडिट साइड है, वो हमें क्रेडिट साइड पर शो करना है। वेदर इट इज, अब चाहे वो आपकी, सेम बात कह रहा हूं, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर हो, रिलेटेड टू करंट ईयर हो, या रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर्स हो। यानी कि सर मैंने एक पेमेंट की, पेमेंट क्या की, गवर्नमेंट ने एक कहा कि जो लोग भी अगले 2 सालों का अपना टैक्स जमा करा देंगे तो हम उन्हें छूट दे देंगे, तो इस लालच से मैंने पेमेंट एक्स्ट्रा जमा करा दी। तो वो पेमेंट भविष्य के सालों की थी, तो जब आपने पेमेंट किया तो आपने पेमेंट अकाउंट में दिखा देनी है। सर दूसरा पॉइंट हम बताएंगे। मैंने कहा रुको मुझे बताना। अरे नहीं सर, हम बताएंगे, चाहे वो पेमेंट कैपिटल नेचर की हो और चाहे वो पेमेंट रेवेन्यू नेचर की हो। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें बहुत मन कर रहा था ना बताने का, ये बताओ कैपिटल नेचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं एसेट्स, यानी कि जब आप कोई एसेट को खरीदते हैं तो वो कैपिटल नेचर की पेमेंट होती है, एक ही बार जाती है। जैसे आपने कार खरीदी, कार परचेज की तो वन टाइम पैसे दिए, लेकिन अगर आप कार रेंट पे बुलाते हैं तो आपको पता है जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आपको रेंट देना पड़ेगा। तो जो पेमेंट रिकरिंग नेचर, रेवेन्यू नेचर, बार बार रिपीट होने वाली होती है, उनको रेवेन्यू 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 कहते हैं। और जो कभी कभार होती हैं उन्हें हम कैपिटल नेचर कहते हैं। ये कभी कभार और बार बार, ये साल के बेसिस पर देखा जाता है कि साल में जो पेमेंट कभी कभार कई सालों में एक बार आती हैं उन्हें हम कैपिटल नेचर बोलते हैं। जैसे हमने कार परचेज की, हम हर साल थोड़ी परचेज करते हैं, कभी कभी परचेज करते हैं। ठीक है सर, इतनी गहरी बातें हमारे साथ ना करो। इसमें कोई भी नई बात नहीं थी, इसमें बहुत आसान था। देखो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका मन करता है कि सर हम 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 20 बनाएंगे, तो मैंने कहा 100 बना लो, 101 क्वेश्चन फिर नया आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका कंसेप्ट समझा होगा तो 5-7 करने के बाद आप संतुष्ट हो जाओगे कि जो मर्जी हो हम बना लेंगे। इसलिए कंसेप्ट समझिए। यहां तक का कंसेप्ट बहुत सिंपल था। अब मैं आपके साथ एक और सिंपल बात करने जा रहा हूं, लेकिन वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली हमें बना बनाया दे दिया जाता है, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे उम्मीद कर रहा हो कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं, तो वो ये बात जानता है कि यार इतना आसान सा कंसेप्ट है, मैं बच्चे से पूछूं तो क्या पूछूं। तो वो आपको अगर रिसीट दे दे, पेमेंट दे दे, तो आप उठा के डेबिट क्रेडिट में डाल दोगे, कितना आसान काम है। तो वो आपको क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए क्या करेगा, वो इसमें कुछ ऐसी आइटम डालेगा जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आती नहीं है, और आप क्या करोगे, उन्हें कहीं ना कहीं डाल जाओगे। यही आप गलती करोगे। तो इसलिए अब पांचवा पॉइंट बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, क्या कह रहा हूं मैं। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डू नॉट शो नॉन कैश आइटम्स इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन आपसे कहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो वो आपको भीड़ में, क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप, भीड़ के अंदर घुसा देगा कुछ नॉन कैश आइटम। जब भाई रिसीट नहीं, जब पेमेंट नहीं, तो फिर इस अकाउंट में उसकी जगह नहीं, तो वो घुसाएगा। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अब आप मेरे साथ बताइए। क्या आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है? हाँ सर, डेप्रिसिएशन हो सकता है। किसी भी तरह का लॉस आते ही नॉन कैश हो गया, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे वो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो, चाहे वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। अरे जब कोई चीज लिख दी लॉस, नॉन कैश हो गई, मान लो। ठीक है सर,
फिर भी आप लिख दो, क्या है, हम ना भोले वाले बच्चे हैं, लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ एसेट्स, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक्रूड इनकम, कोई एक्रूड एक्सपेंस, ऐसी कोई बात वो लिख दे। तो कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए, कोई भी इनकम एक्रूड हो जाए, कोई भी एक्सपेंस पेबल हो जाए, तो ये सब नॉन कैश होते हैं। तो ये सब नॉन कैश होते हैं, इन्हें आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाना। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हुए सिंपल सा रूल अप्लाई करना है, रिसीट है तो डेबिट, पेमेंट है तो क्रेडिट। ओके सर। अब सर इसको इलेबरेट करिए। मैंने कहा भाई क्या इलेबरेट करेंगे, अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है सर, जैसे आपकी इच्छा, क्वेश्चन करते हैं। वैसे सर बुक ने भी कुछ ये फीचर्स हमें बना के दी हुई हैं और हम प्रॉमिस करते हैं हम ना जरूर पढ़ेंगे। ऐसा अगर नहीं पढ़ोगे तो याद रखना मैं तो टेस्ट में पूछ लूंगा। अच्छा सर, तो ये हम ध्यान से थ्योरी में पढ़ लेंगे, अब हमें ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल और रेवेन्यू की, जो हम भविष्य में भी आपके साथ इस चैप्टर में करेंगे। बाकी क्लास 11th में एक बार चैप्टर 2 में खोल के देखना हो तो देख सकते हो। अच्छा सर, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक, इन दोनों के अंतर की बातें हैं। क्वेश्चन कराने से पहले सर जरा ये भी समझा देते। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपको ये भी समझा देता हूं, कोई बात नहीं। ओके, हाँ ये तो हटने को ही तैयार नहीं, मेरी बात मानने को तैयार नहीं। जब तू मेरी बात मानने को तैयार नहीं तो जा यहां से। देखिए मैं यही समझा देता हूं, आप इसको नोट मत करना, ऐसा हर चीज नोट करने बैठ जाओगे। देखो कैश बुक कैसे लिखी जाती है, आपने 11th क्लास में कैश बुक लिखी थी। सर कैश बुक क्या होता था, डेट वाइज दी होती थी। जैसे आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो आज की डेट है हमारे पास 3rd अप्रैल। तो 3rd अप्रैल में मान लीजिए किसी ने डोनेशन दी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिली 500 रुपए, लिख दिया। फिर 3rd अप्रैल को ही एक और व्यक्ति आया, उसने भी डोनेशन दी, कह रहे लो जी भाई मेरे से 101 रुपए रख लो। हमने कहा धन्यवाद। एक और व्यक्ति आया उसी दिन, उसने कहा डोनेशन ले लो मेरे से, वो कह रहा है जी मैं 251 रुपए दूंगा। फिर और व्यक्ति आया, वो कह रहा है जी मैं डोनेशन दूंगा। हमने कहा भाई तुम भी दे दो, वो कहता है जी मैं 501 दूंगा। जिसकी जो मर्जी थी वो दे रहा था, अपनी श्रद्धा अनुसार दे रहा था। तो कैश बुक में हम क्या किए जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते लिखते ऐसे मोटी सी किताब बन जाती है। अब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भाई एक बात बताओ तुम्हारे पास फंड्स कहां से, तुमको ये ले ये किताब रख ले, कहेगा भाई इसको तो पढ़ेगा कौन, एक काम करो ना मुझे इसकी समरी दे दो ना। अब मान लो 3rd अप्रैल को मान लो किसी ने सब्सक्रिप्शन दी थी 1000 रुपए, किसी और ने भी सब्सक्रिप्शन दी थी 1500 रुपए, ऐसे अलग अलग एंट्रीज आई होंगी। तो जब आप इन सबको इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये कहलाती है कैश बुक। और जब आप ईयर के एंड में जब आप इसी की एक समरी बनाते हो, समरी का मतलब ये होता है कि अब आपने पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितनी डोनेशंस आपने कलेक्ट की थी उन सब का टोटल करोगे और यहां लिख दोगे कि भाई डोनेशंस मिली थी 58 लाख रुपए। ऐसे वहां पर एक ही फिगर से रिप्रेजेंट कर दोगे। सब्सक्रिप्शंस मिली थी कितनी, 85 लाख रुपए। सर इंटरेस्ट मिला था कितना, 24 लाख रुपए। यानी कि उन सब का टोटल आप उठा करके यहां लिख दोगे। अब सर इन सब का टोटल निकलेगा कैसे, आपको दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, जब कैश बुक्स की पोस्टिंग करोगे जाकर के लेजर में, तो लेजर में आप एक अकाउंट बनाओगे डोनेशन का, उसके टोटल से मिल जाएगी। एक अकाउंट बनाओगे सब्सक्रिप्शन का, वहां से मिल जाएगी। एक आप अकाउंट बनाओगे इंटरेस्ट का, तो वहां से आपको सारी की सारी टोटल जो भी होगा वो मिल जाएगा, वो यहां डाल दोगे, काम खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको हम समरी बोलते हैं। और इवन आपको बताऊं, अगर आपने कभी एनसीईआरटी की बुक खोल ली ना तो वहां ये करके दिखाया हुआ होगा। करने मत बैठ जाना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि ये लंबे लंबे काम आपसे करवाए जाएंगे। हाँ अगर आपका कभी मन हुआ देखने का तो जाके देख लो। ठीक है सर, तो इसको आप हटा दो, हम इसको नोट भी नहीं करेंगे, हमने इस बात को समझ लिया। तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मैं यहीं पे आपको लिख के दे देता हूं। देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड
पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। सर एक तो डिफरेंस आपने बताया कि वो डेली बेसिस पर है और वो समरी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये डेली बेसिस पर बन रहा है और वो समरी बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कैश बुक हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई फोलियो नंबर नहीं होता है। चलिए हमने ये बात भी याद रख ली कि इसमें कोई फोलियो नंबर नहीं होता है। ओके, अब सर इसके क्वेश्चन की बात आती है, तो बेटे क्वेश्चन के अंदर जो हमारी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस है ना, ये जनरली मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप चलो अगर प्रॉब्लम आए तो आप आंसर देख पाओ। तो मैं आपके साथ चलूंगा कहां पर, मैं आपके साथ चलूंगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के पास। ओके, तो मुझे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे जाने के लिए इसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। भाई तू यहां से अनसॉल्व्ड पे चल, मेरे साथ अनसॉल्व्ड पे चल। वो कह रहा है पकड़ के कहां ले जा रहे हो, मान नहीं रहा मेरी बात को। मैंने कहा चल भाई चल। अभी तो इलस्ट्रेशन नंबर 30 पर ही पहुंचे सर जी आप, अभी भी इलस्ट्रेशन ही चल रही हैं। ओहो, ये आ गया अनसॉल्व्ड, और अनसॉल्व्ड पे चलते चलते हम पहुंचे हैं पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जब आप चैप्टर सीख जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये हमें आ गए। सर अब बताओ क्वेश्चन कौन करेगा, आप करोगे हम करेंगे? अरे अगर आपने ट्राई करना हो तो ट्राई करना, लेकिन कम से कम एक मुझे बनाने दो, दूसरे क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके बना लेना। अब वो कह रहे हैं ये हमने सीबीएसई के 2020 एग्जाम में पूछा था। अब भाई 2021 तो हुआ ही नहीं, 2020 एग्जाम में पूछा था। मैंने कहा चलो आओ इसको बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी, देखो वो कह रहे हैं कि भाई चैरिटेबल सोसाइटी हूं मैं, प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बुक में ना ये ईयर चेंज होते रहते हैं, तो ईयर्स की चिंता मत करना। तो यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी, अगर नाम दिया हो तो लिख देना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दोनों के दोनों प्लूरल हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। अब ये ईयर एंडिंग ना बुक वाले बार बार बदलते रहते, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। क्या ना हमारे पास ईयर नहीं, हमारे पास कंसेप्ट की बात समझ में आनी चाहिए कि हमने इसको कैसे करना है। सर कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 16,000, कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 28,000। इसका मतलब भाई ये तो ओपनिंग बैलेंस है। सर एक काम करो ना, जब इतना ही लिख रहे हो तो एक काम को यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दो कि हमें एग्जाम में यहाँ पर रिसीट्स और पेमेंट भी मेंशन करना होता है। मैंने कहा लो जी लो, ये लो, बस एग्जाम में एक बार बता देता हूं कैसे करना है। ऐसे करना है, यहाँ पर पेमेंट्स लिखना है, रुपी सिंबल बनाना है, क्रेडिट करना है। इसमें कोई फोलियो वोलियो कुछ नहीं होता, ये डिफरेंस में भी हमने आपको बताया था। और डेट का भी कॉलम यहाँ पर नहीं होता। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे कैश, यहाँ लिखेंगे बैंक। सर अगर वो कहे सेविंग बैंक, फिक्स डिपॉजिट बैंक, जो कहे वो लिख देना यार। सर इसको अंदर लिखूं बाहर लिखूं, जहां मन हो वहां लिख देना। मैं इसको अंदर लिखता हूं ताकि मेरी फिगर्स थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाती हैं। और एक बात आपको बता दूं, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो ना तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना होता है कि आपने ना फिगर्स एक के नीचे एक लिखनी होती है, जिससे आपको बाद में टोटलिंग में गलती ना हो। अब आप पढ़िए और मुझे बताइए कि रिसीट है कि पेमेंट है। बस रिसीट का मतलब ये बताना है पैसा आया कि गया। सर यहां लिखा है सब्सक्रिप्शंस, अब हमें नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन रिसीट्स में जाएगी कि पेमेंट में जाएगी, तो लिख लो बेटे सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर में रिसीट्स में जाएगी। ये जो सोसाइटीज होती हैं ये बनाती हैं मेंबर्स, और मेंबर से कहती हैं हर महीने आपने हमें कुछ पैसे देने हैं, और उनका नाम रख देती हैं सब्सक्रिप्शन। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सब्सक्रिप्शन एक रिसीट्स होती है, ये आपने ध्यान रखना है। सर ये रिसीट्स हमें दी हुई है सब्सक्रिप्शन 60,000, तो यहां लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 60,000। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 17-18, मतलब ये पिछले साल की हैं
और ये टोटल 60,000 है। तो ये बताओ 60 के अंदर ये 11 इंक्लूडेड है? हाँ सर। और मुझे अपनी ना नॉलेज दिखानी है, नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं दिखानी तो मैं सीधा 60,000 यहां लिख दूंगा, बात खत्म। सर नहीं नहीं, मुझे अपनी नॉलेज दिखानी है कि मैं बाकियों से अलग हूं। तो भाई इसमें क्या हो गया, मैं लिखूंगा कि 17 18 18 19, 17 18 11,000, टोटल 60,000, और यहां लिखूंगा मैं 49,000। अब वो बच्चा पूछेगा अरे 49 कहां से आ गई? कहेगा भाई यही तो बात है, क्योंकि मैं गगन सर से पढ़ता हूं ना। तो भगवान राम को राजा जनक ने बुलाया कि भाई ये धनुष उठाना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है। उन्होंने धनुष ही तोड़ दिया। वो अपनी ताकत और दिखानी है ना, तो आप भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं कि हाँ देखो हमारे कंसेप्ट कितने बढ़िया कंसेप्ट हैं। तो आप चाहें तो सिंपल भी दिखा देंगे। अच्छा सर, आपने सिंपल क्यों नहीं दिखाया? ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे, आप छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके दिखाता हूं कि आप घबराए नहीं। हाँ अच्छा सर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो सर डोनेशन का मतलब मैंने डोनेशन दी है? अरे नहीं, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। एनपीओ को बिल्डिंग बनाने की डोनेशन मिली है। अच्छा सर, ये तो रिसीट्स में जानी चाहिए। तो यहां पूरा लिखेंगे कि हमें डोनेशन मिली है, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। और ये अमाउंट कितना है? 2,90,000। और मैंने कहा ध्यान रखेंगे एक के नीचे एक फिगर लिखनी है ताकि टोटलिंग में दिक्कत ना आए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो सर यहां पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो सभी को पता है कि ये एक्सपेंसेस की पेमेंट की बात कर रहा है। 98,000। उसके बाद लॉकर रेंट। अच्छा, लॉकर रेंट मैंने दिया या लॉकर रेंट मुझे मिला? अरे भाई ये लॉकर रेंट जो होता है ये हमें मिला होगा। क्या होता है, लॉकर रेंट देना भी पड़ सकता है और लॉकर रेंट लेना भी पड़ सकता है। तो सर ये क्या है? ये श्यामलाल चैरिटेबल सोसाइटी है। तो चैरिटेबल सोसाइटी लॉकर रेंट लेगी या लॉकर रेंट देगी? ये बड़ा कंफ्यूजिंग आइटम है, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग आइटम है। क्या करूं, कहां लिखूं? भाई मैं रिसीट में लिख देता हूं। ओके, उसके बाद में एंट्रेंस। कभी कभार ना बेटे कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके बारे में ना आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वो कहां लिखना है। आप तब समझते हो कि ना मेरी नॉलेज की गलती है, आपकी नॉलेज की गलती नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है कि उसने बात क्लियर की नहीं। देखो जो बैंक होता है, बैंक को लॉकर रेंट मिलता है। जो क्लब होता है, क्लब में जब आप लोग जाते हैं ना तो क्लब क्या करता है, लॉकर फैसिलिटी दे देता है कि आप मान लो स्विमिंग करने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, तो अपना सामान यहीं रख जाया करो। तो लॉकर रेंट होते हैं। कभी आपने फॉरेन कंट्री के स्कूल देखे हो तो वहां दिखाते हैं कि बच्चे वहीं लॉकर में बैग रख जाते हैं। तो लॉकर रेंट जो है ना ये रिसीट है। अब किसी का टीचर जिद पे अड़ जाएगा, नहीं ये पेमेंट है, पेमेंट है, बुक के साथ आंसर मैच कराएगा या नहीं कराएगा। तो आपको पढ़ते हुए समझना है कि छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, हमने कंसेप्ट सीखना है। बाकी क्वेश्चन की बातें 19-20 हो जाती हैं, और कभी भी ऐसा होता है तो बोर्ड वाले इस बात के प्रॉपर मार्क्स देते हैं। आप नोट लिख दीजिए, जहां आपको डाउट हो रहा हो, जेन्युइन डाउट हो रहा है, वहां नोट लिख दीजिए। अब सर यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और सर ये बैलेंस कैरी डाउन जब मैं निकालूंगा तो मैं कैश का निकालूं कि बैंक का निकालूं? अगर क्वेश्चन मुझे कोई एक दे देता तो मैं दूसरा निकाल लेता, अब मैं तो टोटल निकाल पाऊंगा। तो इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया देखिए, 0 0 0 4 2 6 एंड 1 7। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपने भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। 4 एंड 1 5, 6 एंड 5 11, 11 एंड 9 20, 23 एंड 4 27। ये 7 हो गया और ये आ गया 4,77,000। अब 4,77,000 में से मैंने ये माइनस करना है। ओके, तो मैं लिखूंगा 0 0 0 और 8, ये है 8 और 9 17, 9 एक कैरी हो गया, 10 10 और 7 17, एक कैरी, 3,79,000। तो हमारा आंसर आ रहा है 3,79,000, उनका आंसर आ रहा है 3,69,000। इसका मतलब हमने डेफिनेटली टोटलिंग मिस्टेक किया है। मुझे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। 44 + 60, मुझे कैलकुलेटर अलाउड है, ऐसे मत देखो तुम्हें अलाउड नहीं है। 467, ओह सर आपकी जोड़ घटा में गलती थी। देखो जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, दोनों में अंतर होता है। टीचर एक ना कोच की तरह होता है जो समझाता है, परफॉर्मेंस जो होता है ना वो विद्यार्थी ने देनी होती है। हाँ, तो इसलिए ये मत कहना कि सर आपका जो टोटल जो था ना वो गड़बड़ था।
467,000। सर ये तो बहुत ही आसान था। हाँ, लॉकर रेंट को लेके थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, हम इसके यहाँ पे नोट बना लेंगे कि लॉकर रेंट हमारे लिए रिसीट होती है। अब सर अब कौन सा क्वेश्चन करें? अब आपके पास क्योंकि अभी पूरा साल पड़ा है, इसलिए आप प्रैक्टिस में जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, जाइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, जाइए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 यकीन मानो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। मैं तो इस क्वेश्चन को कई बार बीकॉम के क्वेश्चंस में देख चुका हूं। फिर यहां क्या कर रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट बना के उन्होंने यहां डाला हुआ है। अब क्या होता है, 12th क्लास के टीचर्स जो होते हैं ना, अक्सर वो रटवा रहे होते हैं और बच्चे रट रहे होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाता हूं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द बुक टीएस गरेवाल, और हमारे एडिशन का जो भी पेज नंबर है, शायद 1.59 पेज नंबर है। Following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2021 at the end of the first year. अब देखो उन्होंने क्या लिखा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी ये जो हमारा क्लब है ये इसका पहला साल है। यानी पहला साल है तो इससे पीछे कभी इसकी किताबें बनी ही नहीं है, इसलिए पीछे से कोई बैलेंस आया ही नहीं है। तो ये वाली लाइन जैसे ही हम पढ़ेंगे हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए, इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। वो कह रहे हैं प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी, तो आप हेडिंग डाल लेना। हर बार मैं नहीं डाल पाऊंगा। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब हमने बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और आपको रटने की जरूरत नहीं है कौन सी रिसीट्स होती हैं, कौन सी पेमेंट्स होती हैं। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये रिसीट्स होती हैं और ये पेमेंट होती हैं। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाथों से लाइन खींचने में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए मैं यही कहूंगा कि बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे तो उनकी मर्जी, मैं क्या करूं। सर इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं, तो फिर क्या करें, सीधा यहां से उठाते हैं। यहां लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, अलग अलग नहीं दे रहे, एक साथ दे रहे हैं, तो यहां लिखूंगा 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। सर हम लोग वीडियो पॉज करके बनाएं, बनाओ बनाओ बनाओ, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। जब भी आपका मन करे वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन के आगे बढ़ जाइए। एंट्रेंस फी, एक क्लब के लिए एंट्रेंस फी रिसीट्स होती है, उनको इसके पैसे मिलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं है। सब्सक्रिप्शन, ये तो इस चैप्टर का सरताज रिसीट है, 19,000, बस सर सिर्फ 19,000। लॉकर रेंट, इसकी पहेली को तो हमने अभी अभी सुलझाया था कि ये क्लब के अंदर लॉकर रेंट अक्सर दिए जाते हैं ताकि आप अपना सामान वहीं रख दिया करें। रिफ्रेशमेंट रिसीट्स, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड आपको कुछ रिसिप्ट्स दी गई हैं, 16,000। सर गवर्नमेंट ने हमें सहायता दी, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही गवर्नमेंट की सहायता लेने के लिए थी। देखो रिसीट्स को ऑलरेडी डेबिट साइड में दे रखा है, मैंने कॉपी किया। फिर वो कहता है परचेज ऑफ लैंड, बाय परचेज ऑफ लैंड 10,000, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप वहां पर सब कुछ ठीक से लिखिएगा। ये मत कहिएगा कि सर आप भी तो ऐसे ही करते थे, वीडियो में दिखाऊं, पकड़ के पीटूंगा मैं आपको। अच्छा, उसके बाद सर मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड यानी जो मैदान है जिसपे आप खेलते हो उसके रख रखाव पर हमने 1,000 रुपीज का खर्चा किया। क्लब को भी रेंट देना पड़ रहा है किसी को 8,000 रुपीज का। बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट, जो हमने रिफ्रेशमेंट की रिसिप्ट कराई थी उसके लिए कुछ हमने पेमेंट्स दी हैं, और ये हमारी पेमेंट है 8,000। उसके बाद सर हमने कुछ लाइब्रेरी की बुक्स परचेज की हैं,
लाइब्रेरी की बुक्स हमने परचेज की हैं 25,000। उसके बाद सर हमने 9% के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं। बॉन्ड्स ना एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे जिससे आपको ना उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। और फिर सर हमने टर्म डिपॉजिट कराई। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने बैंक में जाके फिक्स्ड डिपॉजिट कराया। लीजिए, अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमेशा 99% ऐसा ही होता है कि हमारी जो रिसीट्स होती हैं उसमें से हम पेमेंट्स को माइनस करते हैं और हमारा जो है बैलेंस आ जाता है। लेकिन एक मिनट, आप नोट मत कीजिएगा, गलती करोगे, मुझे करने दो। देखो, ये हो गया सर 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 6। सर बाहर क्यों लिख रहे हो, देखते जाओ ना। 9 और 7 16 और 1 17, 17 और 6 23 और 5 28, 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और 2 7। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,78,660 और क्रेडिट का टोटल निकालो सर, तो ये आ रहा है हमारे पास 0 0 0 3 0, फिर ये 0 0 4 1 5 8 5 13 13 and 8 21 21 और 5 26 और 26 और 5 31। ये 1 3 कैरी हो गया, 3 और 1 4 4 और 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 6 15 15 और 1 16, 1 कैरी हो गया, और फिर 1 और 1 2 2 और 1 3। भाई साहब क्रेडिट साइड मेरे पास ज्यादा आ रही है, मुझे पहले ही पता था। ये क्वेश्चन हमारा कई बार बनाया हुआ क्वेश्चन है ना। तो 3,61,000 माइनस 278,660। तो इस केस में उल्टा हो रहा है, इस केस में उल्टा हो रहा है, और उल्टा हो रहा है तो हमारे पास में जो है बैलेंस है ना वो डेबिट में आ रहा है। तो ये सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस अगर यहां आ जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। तो ये 2 लाख प्लस 17,000 प्लस 19,000 प्लस 1660 प्लस 16,000 और प्लस 25,000, 278,660, 10,000 1,30,000 4,000 1,000। अरे सर ये 4,800 है। ओहो, हम तो आपसे कह रहे थे ये 4,800 है। अच्छा, तो दोबारा कर लेते हैं। 10,000 प्लस 130 प्लस 4,800 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 20। मैं ना क्योंकि अकेले अकेले बना रहा हूँ इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, आपको अलाउड नहीं है। 361,800। ओके, तो ये हमारे पास बैलेंस बच जाता है, और मैं इसे ना कलर चेंज करके लिख रहा हूँ कि ऐसा केवल इसी क्वेश्चन में हो रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है। तो कभी बच्चे को लगता है कि सर ऐसा तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो ऐसा होता ही नहीं, मैं गलत था। तो 83,140 ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो मैंने इसको सिर्फ आपको बता दिया कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब घबराना मत, ऐसा रेयरली हो जाता है। रेयरली मतलब बहुत ही रेयर होता है ऐसा। ओके सर अब छोड़ दो। मैंने कहा नहीं भाई, अभी एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, ये भी बाकी उसके बाद और जो 2-3 क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए हमने आपसे एक बार और कहा था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2019 का, हम इसको भी बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि देखो सीबीएसई बोर्ड वाले कितने नरम दिल होते हैं, आपको तंग नहीं करते, आपसे कितने सिंपल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब। तो शुरू हो जाइए सर, हम वीडियो को रोक के हम आगे बना रहे हैं, बनाओ। गुड हेल्थ क्लब जितना आप बनाएंगे बिना डरे हुए, अगर गलती निकलेगी तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप सिर्फ मेरी कॉपी करने में विश्वास करते हैं
तो फिर समझ लीजिए कि आपकी अकाउंट्स की परेशानी आपने खुद पैदा कर रखी है। अरे बनाओ ना, घबराते क्यों, गलती होने दो। हम गलती करके ही सीखते हैं, लेकिन जब आप सीख रहे हो तब आप गलती करना ही ना चाहो कि सर हम तो गलती से बचना चाहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। सर सबसे पहले यहां पर आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस आपने बनाना है और जहां पर आपको कंफ्यूजन लग रही है उस पर आपने मार्क कर देना है कि ये रिसीट्स है कि पेमेंट है। तो यहां लिखेंगे कैश, यहां लिखेंगे बैंक 70,000 और 3 लाख। सर मैं इसको बाहर लिखूंगा ताकि मेरा टाइम कम लगे, आपकी मर्जी। सर मैं अंदर लिख के टोटल बाहर निकाल लूंगा, आपकी मर्जी। फिर यहां लिखो टू सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड 16, 17, 17, 18, 18, 19, 40,000, 375 और 20। इस तरीके से मेरे कुछ कुछ फिगर्स थोड़ी सी जुड़ती जाती हैं और मेरा काम थोड़ा आसान होता जाता है, इसलिए मैं इनको ऐसे ऐड कर देता हूं। तो 4 और 7 11 और 2 13, 4,35,000। डोनेशन फॉर जिम, ये हमें डोनेशन मिली है जिम बनाने के लिए, और ये मिली है 1,64,000 की। एडमिशन फीस, क्लब्स के अंदर लोग आते हैं, एडमिशन कराते हैं, एडमिशन के नाम की हमें फीस मिल जाती है, तो हम इसको यहां दिखा देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें परमानेंट लाइफ मेंबरशिप दे दो, तो हमने उन्हें परमानेंट लाइफ मेंबरशिप दे दी। उसके बाद सर वेजेस एंड सैलरीज, तो ये हमारी पेमेंट साइड की आइटम हो गई और हम इसको क्रेडिट में लिख देंगे वेजेस एंड सैलरीज। अब यहां पर ना गलती ना हो जाए, इसलिए फिगर्स को ना आप एग्जाम में स्केल लगा के ध्यान से लिखना। सर लॉकर रेंट, लॉकर रेंट हमारे लिए रिसीट्स होती है, तो हमने लॉकर रेंट को रिसिप्ट के अंदर लिख देना है 11,000। उसके बाद इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स, तो 9% डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये आपकी पेमेंट हो गई 2,40,000। हेल्थ जर्नल्स, इसका मतलब आपके यहां पर हेल्थ से रिलेटेड मैगजीन्स आती हैं और जिसके आपने चार्जेस दिए हैं 5,000। सर रुको तो, अरे भाई रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, तू भी चलता रहे और मुझे भी चलने दे, वरना हमारा अकाउंटिंग का सिलेबस इतना लंबा है कि ना तेरे खत्म होते आएगा ना हमारे खत्म होते आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 6760। अच्छा अगर मेरे से गलती हो जाए ना तो तुम बंदर की तरह कॉपी मत करते रहना, अपना दिमाग लगा के उसको ठीक कर देना। कोरियर के चार्जेस, ओके, कुरियर चार्जेस 800। अब मुझे स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ता है आंखें गड़ा करके, तो गलती होने का चांस है मेरे पास, लेकिन याद रखना एग्जाम में भी आप अकेले होंगे मेरी तरह, इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को गलतियों से बचा भी रहे हैं। मशीनरी, मशीनरी परचेज्ड 38,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यस रिसीट आ गई, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेची ना आपने। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, सीधा सीधा बैंक इंटरेस्ट लिखना चाहिए था ना सर इसको, 1740 रुपए। कैश इन हैंड, यानी बैलेंस कैरी डाउन में आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कितना 43,000। तो चाहे आप अंदर लिखना चाहें अंदर लिखें, बाहर लिखना चाहें बाहर लिखें। अब सर इसका टोटल कर देते हैं और फिर निकाल देते हैं, और मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं कैलकुलेटर। 370, 435, 164,
14, 45, 11,300, 1740, ये टोटल आता है 1,04,000, 10 लाख। क्या लिख रहे हो सर, ये तो 10 लाख है। 10,41,040 माइनस 55,000, 2,40,000, 5,000, 12,500, 6,760, 800, 9,570, 38,000 और 43,000। ये बैलेंस आ गया मेरे पास 6,30,410 और ये आ गया 6,73,410। अब मैं आपको दे देता हूं होमवर्क। हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में होमवर्क है। बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास होमवर्क है। 4 हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब होमवर्क है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने रिवीजन करनी हो तो मेरे ख्याल से जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसी एक क्वेश्चन में हमारी सारी की सारी रिवीजन हो जाती है। सर हमारे पास 3 इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो उसको भी सर हम होमवर्क में ले लेते हैं। प्लस इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये सारी होमवर्क हैं। एक एक क्वेश्चन को बनाने में आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर 10 मिनट का भी समय लगता है तो ये 1 घंटे में आप 5 क्वेश्चन बना लेंगे और इससे आपको काफी हद तक रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा। तो दीजिए इजाजत, मैंने कहा था बहुत आसान है। अगली क्लास में मिलेंगे। अगर ये वीडियो मेरी आपने यूट्यूब पर सुनी है तो ये आपको याद रखना है कि आपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी है ना। उनको लग रहा होगा कि जहां जहां वो पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर उनके पास कोई कमी होगी तो पूरी हो जाएगी। टाटा बाय बाय सी यू। चलो कट करो। सर कट तो आपने करना है।